अब हम देखने जा रहे हैं कि पृथ्वीराज चौहान का ऐतिहासिक महत्व क्या है, उनको लेकर क्या क्या धारणाएं प्रचलित हैं। आज 800 साल के बाद भी पृथ्वीराज चौहान एक आम भारतीय की यादों में क्यों और कैसे अमर हैं, और उनके प्रसंग से हमें क्या सबक मिलते हैं। जहां तक पृथ्वीराज चौहान के ऐतिहासिक महत्व की बात है, तो चौहान साम्राज्य हिंदू जगत का एक शक्तिशाली सीमावर्ती राज्य था, और एक सीमावर्ती राज्य की चुनौतियां अपने ही तरह की होती हैं, अलग होती हैं। तुर्क किसी गरीब डाकू की तरह भारत की दौलत पर नजरें गड़ाए रहते थे, मौका मिलते ही छापा मारते थे और किसी ओजस्वी नेता के आते ही हमले करते थे। तुर्कों के इन्हीं विध्वंसकारी हमलों से निपटने के लिए गहाडवाल शासक एक तुरुष्क दंड नाम का कर लगाते थे। विशेषज्ञ इसकी 3 व्याख्याएं बताते हैं। पहली, तुर्कों से टक्कर लेने के लिए धन संग्रह। दूसरी, तुर्कों के छापों से हुए नुकसान की भरपाई। तीसरा, राज्य में रहने वाले मुसलमानों से वसूली। लेकिन पहली 2 तर्क संगत हैं। कहा जाता है कि बाद के गहाडवाल शासकों ने तुरुष्क दंड बंद करवा दिया था, जिसका कारण था चौहानों द्वारा तुर्क हमलावरों को मुंहतोड़ जवाब। तो पृथ्वीराज रासो में एक कहानी आती है कि जयचंद्र ने कन्नौज में राजसूय यज्ञ किया, जिसमें संयोगिता का स्वयंवर भी था। उसमें जयचंद्र ने पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए उनकी प्रतिमा दरवाजे पर द्वारपाल बनाकर रखवाई। इसमें से अगर आप व्यंग का तत्व निकाल दें तो यह प्रतीक कितना सच्चा था। जैसे ही दरवाजा टूटा, लुटेरे घर के आखिरी कमरे तक जा धमके। पृथ्वीराज के पतन के 1 दशक के अंदर तुर्क पश्चिम में गुजरात तक और पूर्व में ब्रह्मपुत्र और बंगाल की खाड़ी तक जा पहुंचे। उसके भी 25 साल बाद नर्मदा तक, और उसके भी 100 साल के अंदर कन्याकुमारी तक। क्रूसेड्स के आलम में भारत में क्या क्या नहीं हुआ होगा। उज्जैन का महाकालेश्वर और काशी विश्वनाथ इतिहास में पहली बार तोड़े और लूटे गए। इससे भी बड़ी त्रासदी थी भारतीय समाज का हिंदू और मुसलमान फिरकों में स्पष्ट विभाजन। एक गुलाम बनकर सदियों तक दबता चला गया, दूसरा लड़ते लड़ते और राज करते करते आत्मविश्वासी और ओजस्वी बनता चला गया। स्वाभिमान शून्य हिंदू आज भी अपने कायरतापूर्ण तुष्टीकरण और तृप्तिकरण को ही अहिंसा और धर्मनिरपेक्षता समझते हैं, जो कि हार से पैदा हुई हीन भावना का ही स्वरूप है। तो पृथ्वीराज चौहान के इस ऐतिहासिक महत्व को हम में से तो कोई नहीं नकार सकता। पर आश्चर्य की बात है कि पृथ्वीराज चौहान की लोकप्रियता का आधार उनका ऐतिहासिक महत्व नहीं है, बल्कि उनकी वीर गाथाओं का आधार उनकी लोकप्रियता है। क्योंकि एक आम भारतीय का मन उसी को महानायक मानता है जो एक शस्त्रधारी घुड़सवार राजा हो। तो पृथ्वीराज चौहान आखिर इतने लोकप्रिय हुए कैसे? पहला कारण, पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य की प्रारंभिक महान कृतियों में से एक है, और हिंदी साहित्य में इसका एक अमर स्थान है। जहां जहां हिंदी का प्रचार हुआ, वहां वहां पृथ्वीराज रासो के जरिए पृथ्वीराज चौहान पाठकों और श्रोताओं के मन में घर कर गए, सिवाय बुंदेलखंड के, जहां उसी काल के लोकप्रिय नायक हैं आल्हा और उदल, जिनका पृथ्वीराज से संग्राम हुआ था। जयचंद्र बेचारे खामखा देशद्रोह का प्रतीक बन गए। दूसरा कारण, यदि हम भाषा के पहलू को दरकिनार कर भी दें, तब भी प्रेम कहानियां अक्सर अमर हो जाती हैं। चौहान उपनाम महाराष्ट्र तक पाया जाता है। लोकप्रियता और भी नई नई लोक कथाओं को जन्म देती है। तो लोक कथाओं का क्या है? अलादीन, अली बाबा और सिंदबाद अरेबियन नाइट्स में नहीं थे, फिर भी ये अरेबियन नाइट्स के सबसे लोकप्रिय किरदार हैं। ठीक उसी तरह 4 बांस 24 गज और मत चूको चौहान, ये दोहा पृथ्वीराज रासो में है ही नहीं। और जमीन नापने के लिए गज का इस्तेमाल सिकंदर लोदी के काल में शुरू हुआ था, तब से 300 साल बाद। दूसरा मिथक ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती और पृथ्वीराज के आपसी व्यवहार के बारे में है। इसको लेकर दोनों फिरके रोज नई नई कहानियां गढ़ते चले जा रहे हैं, और इस पर हम पिछले ही भाग में बात कर चुके हैं। आजकल एक और हवा चल रही है कि पृथ्वीराज ने ही असल में कुतुब मीनार बनवाया था। ऐसी एक लोक कथा है जरूर कि पृथ्वीराज ने अपनी बेटी के यमुना दर्शन के लिए एक मीनार बनवाई थी। दूसरा, इस पर बाद की तारीख का विजय स्तंभ का एक संस्कृत नागरी अभिलेख भी मिला है।
लेकिन अपनी आंखों पर कैसे भरोसा न करें। कुतुब मीनार का ढांचा विशुद्ध तुर्किक है। इसकी बनावट जाम की मीनार से मिलती जुलती है, जो गोरियों की राजधानी फिरोजकोह में है, और इससे जरा पहले बनी गजनी की मीनारें और ईरान का गुंबदे काउस। वैसे आपको बता देते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की पहली मंजिल ही बनवाई थी। उसके अगले सुल्तान इल्तुतमिश ने इसके ऊपर 3 मंजिलें और बनवाई। ऊपरी मंजिल बिजली गिरने से नष्ट हो गई। फिर फिरोज शाह तुगलक ने ऊपर की 2 मंजिलें बनवाई, जो कि देखते ही अलग समझ में आ जाती हैं। एक बात और आपको स्पष्ट कर देते हैं कि इतिहासकारों के अनुसार राजपूत शब्द 13वीं शताब्दी में अस्तित्व में आया था। यानी उन इतिहासकारों के अनुसार पृथ्वीराज के समय राजपूत शब्द था ही नहीं। इसी से संबंधित एक और लोक धारणा है कि पृथ्वीराज चौहान अंतिम हिंदू सम्राट थे। अब इसका निर्णय हम आप पर छोड़ते हैं। आप ही तय कीजिए कि सम्राट किसे कहते हैं और हिंदू शब्द के क्या मायने हैं। रही बात अंतिम हिंदू सम्राट की, तो हमेशा याद रखिए कि दक्षिण भारत के पराक्रमी विजयनगर सम्राट घोषित हिंदू सम्राट थे, और मराठों के छत्रपति भी हिंदवी स्वराज के मुखिया थे। मेवाड़ के कुछ शासकों का राज्य भी काफी बड़ा था, जैसे राणा कुंभा और राणा सांगा, लेकिन इनमें से किसी को भी उत्तर भारत का सम्राट नहीं कहा जा सकता। तो हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वीराज चौहान उत्तर भारत के अंतिम हिंदू सम्राट थे। लेकिन फिर हेमचंद्र विक्रमादित्य यानी हेमू को क्या कहेंगे? येन केन प्रकारेण पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली का सम्राट बताया जाता है, जबकि उनकी राजधानी अजमेर थी। हाँ, उन्होंने दिल्ली को काफी महत्व दिया और आगे चलकर शायद दिल्ली को दूसरी राजधानी भी बना देते, लेकिन उनके पतन के बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और उत्तर भारत में कन्नौज का स्थान ले लिया दिल्ली ने, जो अब तक बरकरार है। पृथ्वीराज चौहान के प्रसंग से हमें क्या सबक मिलते हैं? वतन के रखवाले सशक्त रहें, सजग रहें, दूसरों से नई चीजें सीखें, लड़ने की सबसे आधुनिक, सबसे विकसित और सबसे प्रभावी तकनीकें सीखें। कोई भी सेनापति, कोई भी शासक गाड़ी के ड्राइवर जैसा होता है। ड्राइवर की एक पल की झपकी सारी सवारियों की आखिरी झपकी साबित हो सकती है। दूसरा सबक, अपने आप को सर्वशक्तिमान समझकर व्यर्थ में ही अपने देशवासियों, खास करके अपने पड़ोसियों से न उलझें। कुछ सबक दिग्भ्रमित देशवासियों के लिए, उन बेचारे भोले पंछियों के लिए। दूरदृष्टि की अपनी तीसरी आंख खोलें, दुनिया की घटनाओं पर पैनी और गहरी नजर रखें। उस जमाने में केवल पृथ्वीराज चौहान या जयचंद्र को ही नहीं, बल्कि भारत के बच्चे बच्चे को क्रूसेड्स की जानकारी होनी चाहिए थी, जैसे उस जमाने के हर मुस्लिम और ईसाई को होती थी। बड़े से गोरी साम्राज्य का सारा वजन एक ही बार में पहले चौहान साम्राज्य पर और फिर गहाड़ वालों पर आ गिरा। दोनों ही इस वजन और वेग को नहीं झेल पाए। अकेले अकेले वैसे भी मुश्किल था। अपना शत्रु बोध दुरुस्त करें तो अपने दुश्मनों को समझें, उनकी ताकत का सही मूल्यांकन करें। बेवजह दुश्मन न बनाएं, लेकिन जो आपको वजह बेवजह दुश्मन समझते हैं, उनके इरादों को समझें। साधारण पड़ोसियों के हमलों और धर्मांधता से प्रेरित हमलों का अंतर समझें। पृथ्वीराज के बाद कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई नहीं बचा, तो सभी का फर्ज बनता है कि वतन के रखवालों की पूरी पूरी मदद करें, वरना दुश्मन जीतेगा तो किसी को नहीं छोड़ेगा। और एक बात, वीरता तो सम्माननीय है ही, लेकिन जीतना सबसे ज्यादा जरूरी है। रक्षात्मक सोच से काम नहीं बनता, इसीलिए दुश्मन के इलाकों पर दावा करें, कदम आगे बढ़ाते रहें, मौका मिलते ही आगे बढ़कर हमला करें। अगर पृथ्वीराज उसी समय लाहौर और मुल्तान पर हमला कर देते तो स्थिति बिल्कुल अलग होती। हमला करने और जीतने की क्षमता थी या नहीं थी, ये एक चर्चा का विषय है। इसीलिए खुद का भी सही सही मूल्यांकन बहुत जरूरी है। अगर उस दिन गोरी दरवाजे पर ही दम तोड़ देता तो न सिर्फ हमलावरों की हिम्मत टूट जाती, बल्कि भारतीयों का स्वाभिमान भी बना रहता। उनमें हमलावरों के छक्के छुड़ाने की हिम्मत भी आ जाती, आत्मविश्वास जागता।
लेकिन हाथ आई एक निर्णायक हार। उसके बाद फिर हार, 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 और भारतीयों का आत्मविश्वास टूटता चला गया। उसे जगाने के लिए 780 साल इंतजार करना पड़ा। यह है मोहम्मद गोरी का स्मारक, इसे ध्यान से देख लीजिए। और यह रहा पृथ्वीराज चौहान स्मारक। कोई भी पर्यटक किससे आकर्षित होगा? 20 करोड़ का पाकिस्तान और 120 करोड़ का हिंदुस्तान। सम्राट पृथ्वीराज चौहान को अगर हम सचमुच श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो केवल एसएमएस ही फॉरवर्ड न करते रहें, कम से कम उनके लिए एक भव्य स्मारक ही बनवा लें। अपनी कामचोरी का दोष हम दूसरों को तो नहीं दे सकते ना। सारे भारतीय इतिहास में शायद ही ऐसा कोई शासक हुआ हो जिसके जाने के इतने दूरगामी परिणाम हुए।